हेलो साथियों, मैं अक्षय अग्रवाल स्वागत करता हूं आपका। उम्मीद है कि आपकी तैयारियां अच्छे से चल रही होंगी। एग्जाम्स की डेट लगभग सब डिक्लेयर हो चुकी हैं और इस समय जरूरत है अच्छे से रिवीजन की और प्रॉपर टाइम डिवोट करने की। बहुत सारे पिछले लेक्चर्स में हमने कुछ प्रैक्टिस सेट डिस्कस किए और अब ये हमारा तीसरा प्रैक्टिस सेट है, जिसका ये आखिरी पार्ट क्वेश्चन नंबर 101 से 125 तक हम लोग जल्दी जल्दी डिस्कस करेंगे, वैसे ही बिल्कुल एक्सप्लेनेशन और रिलेटेड क्वेश्चन के साथ। आज का पहला क्वेश्चन, कंपनी लिमिटेड बाई गारंटी। देखिए आपने पढ़ा है कंपनी लिमिटेड बाई गारंटी भी होती है, हैविंग शेयर कैपिटल, कंपनी लिमिटेड बाई गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। अगर कंपनी लिमिटेड बाई गारंटी है तो कंपनी अपने मेंबर से वो गारंटी का अमाउंट कब मांग सकती है? किसी भी समय कंपनी चलते हुए उसको नहीं मांगा जा सकता। एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, जब कंपनी बंद होती है उस समय अगर फंड्स की आवश्यकता होती है तो गारंटी का पैसा कंपनी अपने मेंबर से मांग सकती है, अदरवाइज नहीं मांगा जा सकता। इसके बाद है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। क्या होता है, किसको सेव करता है, कंपनी को या आउटसाइडर को? देखिए डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट कंपनीज एक्ट में दिया गया एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट आउटसाइडर्स को प्रोटेक्ट करता है। अगर कंपनी में कोई इरेगुलरिटी हुई है जिसके चलते किसी आउटसाइडर का कोई नुकसान हो रहा है, उससे ये प्रोटेक्ट करता है। ये डॉक्ट्रिन ये कहता है कि कंपनी में अंदरूनी मैनेजमेंट में क्या हो रहा है ये जानने का कोई भी तरीका आउटसाइडर के पास नहीं है। तो अगर कोई इरेगुलरिटी हुई है कंपनी में तो उसके लिए बाहरी व्यक्ति डील करने वाला जिम्मेदार नहीं है। तो यह है प्रोटेक्ट द आउटसाइडर्स अगेंस्ट द एक्शन डन बाय कंपनी। बाहरी व्यक्तियों को बचाता है जो कंपनी को से डील करते हैं, उनको इरेगुलरिटी से होने वाले नुकसान से बचाता है। अगला प्रश्न है, कंपनीज एक्ट के मुताबिक इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस मैक्सिमम कितना दिया जा सकता है? सिंपल सा क्वेश्चन है। टेबल एफ में ये मैक्सिमम 12% बताया गया है और कॉल इन एरियर्स में मैक्सिमम 10% बताया गया है। ये टेबल एफ 2013 कंपनीज एक्ट के बाद से लागू हुआ है। इसमें कॉल इन एडवांस पर मैक्सिमम 12 और एरियर्स पर मैक्सिमम 10% तक का इंटरेस्ट का प्रावधान है। क्लोजिंग स्टॉक को कॉस्ट या रियलाइजेबल वैल्यू जिसमें भी कम वैल्यू आए उस पर क्यों दिखाते हैं? कई बार डिस्कस कर चुके हैं। उसका कारण है प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म यानी कि हम प्रॉफिट को कम से कम मूल्यांकन करके चलेंगे और संभावित लॉसेस और एक्सपेंसेस के लिए अपने को रेडी रखते हुए चलेंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं। बहुत सिंपल है, अगर सीजीएसटी का रेट 6% है तो एसजीएसटी कितना होगा? 6% ही होगा। किसी भी तरीके से जीएसटी काउंसिल उसको डिसाइड नहीं करेगी। अगले प्रश्न पर आते हैं। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट का, ध्यान से देखिएगा। कैश बुक का बैलेंस 17,280 रुपया है और 2 एंट्री गड़बड़ है। आपने 5600 रुपए के चेक इशू किए जिसको कस्टमर ने आपके बैंक में प्रस्तुत ही नहीं किया है और एक डेटर ने डायरेक्ट बैंक में पैसा जमा कर दिया है बिना आपके पता चले। तो आपको यह बताना है कि पासबुक का बैलेंस क्या होगा। देखिए आपको एक छोटा सा काम करना है। ये जो बैलेंस दिया है ये कैश बुक का डेबिट बैलेंस कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस शो करता है। कैश बुक अगर क्रेडिट बैलेंस शो कर रही है तो वो बैंक ओवरड्राफ्ट है, अगर डेबिट है तो वो पॉजिटिव बैलेंस है।
देखिए आपने यहां लिखा डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, इसको कहां लिखेंगे? प्लस साइड में, क्योंकि ये पॉजिटिव बैलेंस को शो करता है। यहां पर आपको एक वर्किंग नोट बनाना है, एक तरफ लिखना है कैश बुक और एक तरफ लिखना है पासबुक। 5600 का चेक आपने इश्यू किया, आपने अपनी कैश बुक में तो एंट्री कर ली, यानी माइनस कर लिया, लेकिन क्योंकि वो पैसा आपके बैंक से निकला ही नहीं है, तो पासबुक में वो पैसा अभी भी प्लस है, ऐसे आपको लिखना है। 2000 रुपया किसी कस्टमर ने सीधे बैंक में जमा कर दिया, यानी पासबुक में तो वो ऐड हो गया, कैश बुक में क्योंकि उसकी एंट्री ही नहीं है तो कैश बुक में बैलेंस कम आएगा। ये लिखने के बाद आपको क्या देखना है, यहां पर अगर कैश बुक का बैलेंस दिया है तो आपको कैश बुक हटा देना है, पासबुक को फॉलो करना है। यहां पर जो दोनों प्लस है आप इन दोनों को प्लस कर दीजिए। अब आपका जो आंसर है वो आ जाएगा, इसका आंसर 24,880 रुपया। अगर यहां कैश बुक का बैलेंस है तो आप पासबुक फॉलो करेंगे, अगर पासबुक का बैलेंस दिया होगा तो आप कैश बुक फॉलो करते, ये चीज आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड से निकालती समय इसमें से क्या चीज महत्वपूर्ण नहीं है? देखिए हिस्टोरिकल कॉस्ट यानी कॉस्ट प्राइस तो देखते ही हैं, स्क्रैप वैल्यू भी देखते हैं, यूजफुल लाइफ भी देखते हैं, मार्केट वैल्यू से कोई मतलब नहीं है। ये होती है कॉस्ट प्राइस लेस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू, एस्टिमेटेड अपॉन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। ये एनुअल डेप्रिसिएशन आता है, इसमें मार्केट वैल्यू का कहीं कोई रोल नहीं है, तो इसका आंसर है डी। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ये एक होता है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, एक होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट यानी सारे खर्चे के बाद जो नेट प्रॉफिट आया उसका बंटवारा, रिजर्व, डिविडेंड, ये दोनों चीजें प्रॉफिट निकल जाने के बाद एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बनाई जाती हैं, जबकि प्रोविजंस जो है वो प्रॉफिट को रिड्यूस करते हैं, इसीलिए उनको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बोला जाता है। तो इसका सही आंसर है प्रोविजन यानी कि प्रावधान। रिजर्व और डिविडेंड प्रॉफिट को कम नहीं करते हैं, वो प्रॉफिट का बंटवारा शो करते हैं। अगला प्रश्न है सीक्रेट रिजर्व। देखिए सीक्रेट रिजर्व बहुत सी कंपनियां बनाती हैं, सीक्रेट रिजर्व कहीं शो नहीं होता। सीक्रेट रिजर्व कैसे बनाया जा सकता है? ज्यादा डेप्रिसिएशन दिखा के, हकीकत में डेप्रिसिएशन लगा है कम लेकिन आप ज्यादा दिखा रहे हैं तो भी आपका सीक्रेट रिजर्व क्रिएट होगा। आप कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिखा दे रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो भी प्रॉफिट रिड्यूस हो रहा है और सीक्रेटली आपका रिजर्व क्रिएट हो रहा है। और कंटिंजेंट लायबिलिटी, जो लायबिलिटी हो भी सकती है फ्यूचर में, नहीं भी हो सकती, उसको आप एक्चुअल लायबिलिटी दिखा दे रहे हैं। ये तीनों चीजें सीक्रेट रिजर्व क्रिएट करने का तरीका है कंपनियों द्वारा। हालांकि ये लीगल नहीं है लेकिन बहुत सारी कंपनियां ऐसा करती हैं। इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज। ऑडिट फीस जो आप ऑडिटर को देते हैं, सपोज चार्टेड अकाउंटेंट को देते हैं, वो कैसा खर्चा है? वर्क्स ओवरहेड नहीं है, सेलिंग ओवरहेड नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जिसको ऑफिस ओवरहेड या ऑफिस एक्सपेंसेस भी बोलते हैं। ऑडिटर की फीस हमेशा एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में आती है। अगला प्रश्न है प्रोप्राइटरी रेशियो कौन से कैटेगरी का रेशियो है? देखिए प्रोप्राइटरी रेशियो का ये फॉर्मूला होता है शेयर होल्डर्स फंड, इसमें शेयर कैपिटल, इक्विटी, प्रेफरेंस प्लस रिजर्व्स आते हैं अपॉन टोटल एसेट। ये हमारी लॉन्ग टर्म में सॉल्वेंसी निकालने का एक तरीका होता है। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी के लिए करेंट रेशियो, क्विक रेशियो जैसे रेशियो निकाले जाते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी में ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो,
एक्टिविटी रेशियो या टर्नओवर रेशियो, स्टॉक टर्नओवर या डेटर्स टर्नओवर इसके एग्जाम्पल हैं। अगला प्रश्न है, अगर एक्चुअल सेल्स 4 लाख है और ब्रेक इवन सेल्स 2.5 लाख है, देखिए प्रॉफिट ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है? एक्चुअल सेल्स 4 लाख माइनस ब्रेक इवन सेल्स। ब्रेक इवन पर हमारा कॉस्ट और रेवेन्यू बराबर है, उससे जितना ज्यादा हम बेच रहे हैं, यानी 1,50,000 हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। इसको जब आप सेल्स से डिवाइड करेंगे तो ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा इनटू 100 करने को। इसको कैलकुलेट करिएगा, इसका आंसर आ रहा है 37.5। ये आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी है अपॉन सेल्स इनटू 100 करने पर ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सेल्स बजट किस तरह का बजट है? देखिए सेल्स बजट एक फंक्शनल बजट है। फंक्शनल बजट वो होता है जो किसी फंक्शन के लिए बनाया जाता है। प्रोडक्शन बजट हो सकता है, लेबर बजट हो सकता है, सेल्स बजट हो सकता है, ये सब हमारे फंक्शनल बजट हैं जो किसी पर्टिकुलर फंक्शन के लिए बनाए जाते हैं। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, द रेशियो विच इंडिकेट्स अर्निंग पर शेयर रिफ्लेक्टेड बाय द मार्केट प्राइस, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्राइस अर्निंग रेशियो। द रेशियो विच इंडिकेट्स अर्निंग पर शेयर रिफ्लेक्टेड बाय द मार्केट प्राइस, इसको हम लोग बोलते हैं पीई रेशियो, यानी कि प्राइस अर्निंग रेशियो। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, माल्थस के मुताबिक जो फैमिलीज है, डिजीज है, ये किस प्रकार से चेक लगाते हैं जनसंख्या पे? इसको इन्होंने पॉजिटिव या निगेटिव कौन सा नाम दिया था? देखिए इन्होंने कहा था जो नेचुरल कैलेमिटीज हैं, बाढ़ आना, सूखा पड़ना, ये सारी चीजें पॉजिटिव चेक्स की कैटेगरी में आती हैं। निगेटिव उन्होंने नहीं बताया था, प्रिवेंटिव चेक बताया था, जैसे लेट मैरिज करना, फैमिली प्लानिंग करना, ये सारी चीजें पॉपुलेशन को रोकने के जो तरीके हैं वो प्रिवेंटिव चेक में आते हैं। और जो नेचुरल डिजास्टर्स वगैरह हैं, इसको माल्थस ने अपने पॉपुलेशन थ्योरी में पॉजिटिव चेक्स का नाम दिया था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इनकम टैक्स का सेक्शन 27 किसको डिफाइन करता है? बड़ा आसान लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एसएससी जिस व्यक्ति के ऊपर टैक्स का आकलन करना है, रेसिडेंट है, नॉन रेसिडेंट है, कंपनी है, इंडिविजुअल है, उसकी परिभाषा 27 में लिखी हुई है इनकम टैक्स में। इसका सही आंसर है एसएससी। अगले प्रश्न पर आते हैं, कंज्यूमर सरप्लस इज, आप लिख सकते हैं मैक्सिमम, किसमें सबसे ज्यादा होता है? देखिए सरप्लस क्या होता है? कंज्यूमर सरप्लस, अगर आप किसी चीज के लिए 10 रुपए देने के लिए तैयार हैं, लेकिन मान लेते हैं कि वो 8 ही रुपए में मिल गया, ये एक साइकोलॉजिकल फिनोमिना है, तो जो 2 रुपया आपने बचाया उसको कंज्यूमर अपना सरप्लस मानता है। लेकिन लग्जरी के केस में ये कम होता है, कंफर्ट में भी कम होता है, ये सबसे ज्यादा नेसेसिटीज में होता है। कोई दवा की बहुत अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, आप 1000 भी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन 800 में मिल गई, तो जो बचा हुआ आपका पैसा है, जो साइकोलॉजिकली आपको एक सेटिस्फैक्शन दे रहा है, उसको कंज्यूमर सरप्लस बोलते हैं। नेसेसिटी में ये सबसे ज्यादा होता है, लग्जरी में सबसे कम होता है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं जल्दी से। देखिए इनकम टैक्स कौन लगाता है? इनकम टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है। इनकम टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट का जो बजट आता है उसमें बताया जाता है कि एसएससी के ऊपर कितना टैक्स किस व्यवस्था से लगाया जाएगा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का मैटर है। इसके बाद है, इंडिया ने अब तक कितने 5 ईयर प्लान कंप्लीट किए हैं? पहले कई बार बताया हुआ है, 31 मार्च 2017 को
12वां 5 ईयर प्लान कंप्लीट हो गया, जो पहले से शुरू हुआ था अप्रैल 1951 से। 12 5 ईयर प्लान के बाद प्लानिंग 5 ईयर प्लान सिस्टम इंडिया ने सस्पेंड कर दिया है। अगले प्रश्न पर आते हैं। यहां पर एक मनी की डेफिनेशन लिखी हुई है। मनी इज एनीथिंग विच इज हैबिचुअली एंड वाइडली यूज्ड एज अ मींस ऑफ पेमेंट जनरली एक्सेप्टेड एज सेटलमेंट ऑफ डेट। ये परिभाषा दी है क्राउथर ने। बाकी सारे राइटर्स ने भी बहुत सी फेमस मनी की डेफिनेशन दी है, जो जल्दी ही मैं आपके सामने सेंड करूंगा। मैं इससे रिलेटेड पीडीएफ टेलीग्राम पर भी शेयर किया हूं, इसको आप देख सकते हैं। मनी की डेफिनेशन उसमें यह है क्राउथर। इसके बाद है मैनेजमेंट इज द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव लीडरशिप एनीवेयर। देखिए, आपके किसी भी एग्जाम में ज्यादातर तो लॉजिकल क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस, कम से कम 3-4 क्वेश्चन आपको डेफिनेशन से, बुक से रिलेटेड आते हैं। उसमें ये कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। ये मैनेजमेंट की डेफिनेशन रैल्फ ई डेविस नाम के राइटर ने दी थी, आप इसको याद कर लीजिएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो HDI है, ये कौन सी बॉडी बनाती है? वर्ल्ड बैंक नहीं बनाता, IMF, WTO भी नहीं बनाता, वह है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। वर्ल्ड बैंक, IMF कब बना था, इनका हेडक्वार्टर कहां पे है, ये आप होमवर्क में देख लीजिएगा। WTO भी बताया मैंने कई बार, 1 जनवरी 1995 से जेनेवा स्विट्जरलैंड में काम कर रहा है। HDI का फॉर्मेशन UNDP नाम की संस्था करती है, यूनाइटेड नेशंस की। इसमें से 12 जुलाई 1982 को कौन सी संस्था बनी थी? कई बार यह भी डिस्कस हुआ है। इसका सही आंसर है नाबार्ड, जो 6 5 ईयर प्लान में शिवरमन कमेटी के रिकमेंडेशन पर बनाया गया था। ये इंपॉर्टेंट डेट। बाकी आप होमवर्क में एक्जिम का, UTI का, IFCI का फॉर्मेशन देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे कॉमन यूज होने वाला डिस्पर्सन स्टैंडर्ड डेविएशन है, क्योंकि ये सारी वैल्यूज को कवर करता है और सबसे सही डिस्पर्सन देता है, ऐसा दुनिया में माना जाता है। आज के आखिरी क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। एग्रीमेंट ऑन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर ना हो तो पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा? सिंपल सा क्वेश्चन है। किसी तरह का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, चाहे वह एक्टिव पार्टनर हो या ना हो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और लोन में कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। अगर पार्टनर ने अपनी फर्म को लोन या एडवांस दिया है और कोई एग्रीमेंट नहीं है, तो उसको 6% सालाना ब्याज मिलेगा अपने लोन और एडवांस पर, जो उसने फर्म को दिया है। और एग्रीमेंट करके इस 6% को घटाया बढ़ाया भी जा सकता है, शून्य भी किया जा सकता है। यहां एक चीज ये ध्यान रखने वाली है कि अगर फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है, प्रश्न आता है, तो उस पर कितना ब्याज पार्टनर द्वारा फर्म को दिया जाएगा? उसका आंसर 6% नहीं है। अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है तो फर्म द्वारा पार्टनर को दिए गए लोन पर पार्टनर द्वारा फर्म को कोई भी इंटरेस्ट पेबल नहीं होता। 6% का रूल तब है जब पार्टनर ने अपने फर्म को लोन या एडवांस दिया है और कोई एग्रीमेंट नहीं है। तो ये आज के सेट 3 का हमारे प्रैक्टिस सेट के 25 क्वेश्चन। कम से कम समय में मैंने ज्यादा से ज्यादा संभावित एक्सप्लेनेशन के संग आपको कराया है। उम्मीद है कि ये आपकी एग्जाम में जरूर मदद कर रहा होगा और बिल्कुल करेगा, क्योंकि ये पूरी तरह से सिलेबस पे आपके बेस्ड है। और आप सभी को धन्यवाद वीडियोस देखने के लिए, लेक्चर्स को पसंद करने के लिए और मेरे को फीडबैक देने के लिए। उम्मीद है कि हम इसी तरीके से मिलते रहेंगे लेक्चर्स के साथ और आपकी एग्जाम में बिल्कुल मदद करता रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। सी यू अगेन।